Good evening, everyone. Now we started with the first chapter of biology, which is life processes. Now, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट. दो क्राइटेरिया समझाए थे आपको, फटाफट से नाम बता दो. 1 मार्क क्वेश्चन. मूवमेंट एंड ग्रोथ. एनिमल्स में मूवमेंट बहुत आसानी से आपको देखने को मिलता है क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग होते हैं एनिमल्स और उनके मूवमेंट्स भी विजिबल होते हैं. सो एनिमल्स के केस में मूवमेंट बेस्ट मेथड है, पर प्लांट्स के केस में मूवमेंट आपको इतना अच्छा दिखने को नहीं मिलता है, राइट. सो उस केस में हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स ग्रोथ के थ्रू हमको शो करते हैं वेदर दे आर डेड और अलाइव, राइट. नाउ मूविंग अहेड, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है सो उसको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं टू सस्टेन देयर लाइफ. उनको यहाँ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहने पड़ते हैं. इन कामों को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ प्रोसेसेस. सो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? दीज आर दी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस के कुछ एग्जांपल जैसे खाना खाना, न्यूट्रिशन, ब्रीथ करना, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, देन ट्रांसपोर्टेशन. खाना खाया है तो उसको अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, ऑक्सीजन आई है तो ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन. टाइम टू टाइम वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव आउट करना, विच इज एक्सक्रीशन. देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब बॉडी को कंट्रोल्ड मैनर में मूव कराना, राइट. जैसे कोई आपको हार्म कर रहा है तो आपको उसके रिएक्शन देना जरूरी होता है. अगर आप रिएक्शन नहीं दोगे तो वो आपको हार्म करता रहेगा और आपको परमानेंटली कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, right. So control and coordination, another very important phenomena. And lastly it comes to reproduction. So reproduction, single organism की बात करें तो life processes जरूरी नहीं है, but when it comes to species as a whole तो ये बहुत जरूरी होता है. नहीं तो आपकी species क्या हो जाएगी? extinction की तरफ चली जाएगी, right. Moving ahead, we started. Then इतनी सारी एक्टिविटीज करनी होती है तो हमें एनर्जी चाहिए. ये एनर्जी कहाँ से आती है? From the food we eat. So there is one line, food is a fuel to our body because food provides all the necessary energy which is essential for performing life processes. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग सबसे पहला लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किए. इस चैप्टर में 4 पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था विच वॉज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना. इस खाने से हमको क्या मिलती है? एनर्जी. सो वी रिक्वायर एनर्जी. सो न्यूट्रिशन को डिफाइन कैसे किया था? 2 पार्ट्स में किया था, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर गेटिंग एनर्जी. सो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग देम टू गेट एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? सो न्यूट्रिएंट्स एक टर्म हमने यहाँ इंट्रोड्यूस की. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो खाने में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट. नाउ न्यूट्रिशन के बाद हमने, न्यूट्रिएंट्स के बाद हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है? द मेथड ऑफ obtaining food by an organism. कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड obtain करता है उसे हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट. देन इस डिपेंडिंग अपॉन की ऑर्गेनिज्म कितनी तरीके से अपना फूड obtain कर रहा है, हम 2 प्रकार के न्यूट्रिशन डिफाइन किए थे. कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic, auto means self and troph means nutrition. Autotrophic 2 वर्ड से बना है, auto self and nutrition, troph means nutrition. So ये वो organisms होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. इनके examples क्या हो गए? Green plants, autotrophic bacteria, some blue green algae. They come under the category of autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, please come. Now autotrophic nutrition क्या हुआ है? The method of nutrition in which the organism prepares its own food using inorganic raw materials. खाना बनाने के लिए raw materials चाहिए, so using these raw materials it prepares its own food. Such type of nutrition is known as autotrophic nutrition. और ऐसे organisms को क्या बोलते हैं हम? Autotrophs. ठीक है. सबसे best example green plants. Okay. Next, moving ahead to heterotrophic mode of nutrition. Hetero means other and troph means nutrition. So these are the organisms जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते but दूसरों पे डिपेंड करते हैं for their food. Such type of organisms are known as heterotrophs. ठीक है. Heterotrophic mode of nutrition में organism दूसरों पे निर्भर है. अब किस प्रकार से वो दूसरों पे निर्भर है? इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम मान लेते हैं मम्मी घर पे नहीं है या मम्मी कहीं चली गई, तो मम्मी सुबह का खाना बना गई, शाम का नहीं बना के गई. तो हमने देखा था 3 प्रकार से हम लोग न्यूट्रिशन डिराइव कर सकते हैं. फिर पहला प्रकार था
कि भाई हम घर पे या सुबह की जो रोटी बच गई हमने वो खा ली या मठरी नमकीन बिस्किट खा लिया, ठीक है। या फिर दूसरा कि हम हमारे फ्रेंड के घर पहुंच गए, धमक गए बस, बिन बुलाए मेहमान टाइप्स, है ना। और तीसरा मैंने आपको बताया था जोमेटो स्विगी कर लेते, पैसे देके गई थी मम्मी, पैसे दे स्विगी कर लिया या जोमेटो कर लिया या कुछ टेक अवे टाइप्स कुछ कर लिया, ठीक है, बाहर जाके खाना खाया, एक प्रोसेस फॉलो किया और लेके आ गए खाना। सो हमने कल की क्लास में दो प्रकार देखे थे। पहला था कि आपने सुबह का बचा हुआ खाना, मठरी नमकीन बिस्किट वो खा लिया, मतलब आपने पुराना खाना खा लिया। सो उसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन मोड क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहा है। When the organism feeds on dead and decaying organic matter of maybe plants, animals, है ना, उनके ऊपर फीड कर रहा है, तो उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज अ वेरी कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ फंजाई, फंगस और बैक्टीरिया, मतलब रिमेनिंग कुछ प्रकार के बैक्टीरिया आपके सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो सैप्रोफिटिक की एक एक्सक्लूसिव बात बताई थी मैंने आपको, ये सिर्फ सैप्रोफिटिक में ही होती है, क्या थी? वेरी नाइस, दे ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी। हम क्या करते हैं, हमने गस्सा खाया और हम अंदर हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। वेराज सैप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो बड़ा खाना खा रहे होते हैं, वो सड़ा हुआ गला हुआ खाना खा रहे होते हैं, तो बेसिकली वो उसको बाहर ही बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, क्योंकि फंगस है, फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही खा पाएगा, तो वो बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। सो ब्रेक डाउन हैपेंस आउटसाइड द बॉडी and this is the exclusive feature of saprotrophs. So यहाँ से एक one word question बनता है, name the organism which break down their food outside the body. So these are saprotrophs. ठीक है क्या? और give one example. तो fungus. ठीक है क्या? अच्छा, आप लोगों को ध्यान है, आप कभी कभी जैसे अभी छुट्टियां आ जाती है, 2-3 दिन की लगातार छुट्टियां आ गई, ठीक है, तो कितनी बार ऐसा होता है हम टिफिन निकालना भूल जाते हैं, होता ही है। और उस दिन मम्मी ने टिफिन में कोई गंदी सी सब्जी भी रखी थी, टिंडे रख दिए हम। किसी को पसंद है टिंडे? इसको पसंद है, चलो ठीक है, आपके लिए कोई दूसरी नापसंद सब्जी रख देते हैं हम, ठीक है। अब टिंडे रखे, अब हम खा के तो आए नहीं टिंडे को, ऑब्वियसली खा के तो आएंगे नहीं, वो तो ऐसे ही कैसे वापस आ गया, पास वाले के टिफिन से खाना खा लिया और हम तो आ गए। अब 4 दिन की छुट्टी हो गई, टिफिन निकाला ही नहीं, क्योंकि पसंद ही नहीं आया था खाना, याद ही नहीं रहा कि टिफिन भी आया था, तो हमने 4 दिन में टिफिन निकाला नहीं। अब जब स्कूल जाने के दिन की बात आई, उस दिन मम्मी सुबह टिफिन ढूंढ रही है, अब पता चला टिफिन तो बैग में ही है। अब आप बैग से जब टिफिन निकालते हो, हैव यू नोटिस समटाइम्स रोटी के ऊपर कभी कभी व्हाइट कॉटन जैसा कुछ उग जाता है, कभी नोटिस किया है? या कभी है ना ब्रेड बाहर रह जाती है या रोटी बाहर रह जाती है, तो उस पर ना व्हाइट कलर का कॉटन, मतलब रुई जैसा कोई सब्सटेंस आने लग जाता है, फफूंद बोलते हैं जनरली हिंदी में अपन, फंगस, है ना। सो वो बेसिकली पता है क्या है, वो आपकी रोटी सड़ रही थी ना, उस पर वो फंगस ग्रो कर गई, क्योंकि फंगस का मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सड़ा हुआ खाना, और वो खाना सड़ ही रहा था, बिकॉज आपने खाया नहीं, टिफिन में 4 दिन से पड़ा है, तो वो सड़ गया खाना, तो वो डेड और डीकेइंग मैटर था, डेड एंड डीकेइंग मैटर था, तो उस पर फंगस बहुत जल्दी ग्रो कर गया। तो वो जो वो रुई जैसा जो सब्सटेंस होता है, वो बेसिकली फंगस होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड, है ना, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं हम लोग उसको। वो ब्रेड के ऊपर जनरली डेवलप होता है और रुई के जैसा सब्सटेंस होता है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सैप्रोट्रोफ्स। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ये बहुत बार देखते हो। अचार के अंदर देखा होगा आपने कई बार, फफूंद जम जाती है अचार में, कई बार अगर तेल प्रॉपरली नहीं होता ना, तो उसमें कई बार उसके ऊपर ही व्हाइट फंगस जैसा आ जाता है। सो दैट इज नथिंग बट सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ही ऑर्गेनिजम्स, वो डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फटाफट डेवलप करते हैं, राइट। सो सैप्रोट्रोफ्स का एक बहुत ही अच्छा फीचर यही है कि दे ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट मोड हमने क्या देखा था, हम हमारे फ्रेंड के घर ऐसे ही आ धमक गए, बिन बुलाए मेहमान। मैंने आपको बताया था इसको याद कैसे करना है, बिन बुलाए मेहमान से, राइट। सो दीज आर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच वी स्टडीड वाज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड क्या बोलता है, दैट हियर द ऑर्गेनिज्म गोज टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के गया, उससे बिना पूछे उसका न्यूट्रिशन खाने लग गया। जैसे हम गए, हमने अपने फ्रेंड को फोन किया, आज मेरी मम्मी घर पे नहीं है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ खाना खाने। अब भले उसने खाना बनाया, उसकी मम्मी ने खाना बनाया नहीं बनाया, आप तो पहुंच गए, ये क्या कहलाते हैं, बिन बुलाए मेहमान। सो सेम हैपेंस विद पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, होस्ट। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी हो रही है,
हम तो पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, है ना, और वो हमको खाना प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारा होस्ट हो गया हमारी पार्टी का, राइट। सो सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज होस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं देता, बल्कि और उसका न्यूट्रिशन खा जाता है और खुद मोटा होता जाता है और उसका सारा न्यूट्रिशन खुद ऑब्टेन कर लेता है। सो हियर वी से द ऑर्गेनिज्म गिव्स नो बेनिफिट टू द होस्ट। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? इसके एग्जांपल्स राउंडवर्म्स, अर्थवर्म्स, देन वर्म्स बताए थे मैंने आपको, लाइस, फंगस, सम फंगस, नॉट फंगस हियर, इतना फंगस है। एक इकलौता प्लांट था जो पैरासिटिक था, कसकटा और अमारबल। एक ये भी 1 मार्क क्वेश्चन होता है, नेम वन प्लांट विच इज हैविंग अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये रहा कसकटा और अमारबल, ये रहा, ठीक है। एंड सबसे अच्छा प्लाज्मोडियम, राउंडवर्म्स, दीज आर हैविंग योर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या समझ आई बात? लाइस, plasmodium, roundworms, earthworms, these obtain food from another living organism known as host. मैंने आपको इसमें 2 कीवर्ड्स बोले थे, another living organism and host. So आपकी डेफिनेशन में ये 2 शब्द जरूर आने चाहिए, राइट। नाउ मूविंग टू द थर्ड मोड। सो पहला हो गया कि घर की सड़ी हुई जो मठरी, नमकीन, बिस्किट जो पहले का रखा हुआ था हमने वो खा लिया। दूसरा था कि हम हमारे फ्रेंड के घर बिन बुलाए पहुंच गए। अब तीसरा, अब ना मैं मेरी फ्रेंड के घर जाना चाहती हूँ, ना मुझे पहले का खाना है, मुझे कुछ गर्म खाना है। So for that we have Swiggy and Zomato. So Swiggy और Zomato में आप कैसे फूड ऑर्डर करते हो? You follow a process, है ना, ऐसे ही करते हो ना कि आपने ऐप खोली, फिर आपने रेस्टोरेंट जो आपने सोच रखा होगा या आपको सर्च करते हो कि मेरे को इस वाले रेस्टोरेंट से खाना है, फिर उस पर्टिकुलर डिश को आप सिलेक्ट करते हो, फिर आप कुछ पेमेंट ऑप्शन देते हो, मतलब एड्रेस डालते हो, फिर पेमेंट ऑप्शन में आते हो तो पेमेंट कर देते हो, या तो ऑनलाइन कर देते हो या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करते हो, एंड देन यू वेट फॉर द फूड, ठीक है। ऐसे ही होता है। अभी सबके खाने का नाम लेते ही मुंह में पानी तो नहीं आया? नहीं, ओके। सो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं फूड के लिए। so, हमने जो भी XYZ ऑर्डर किया, हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब फूड आएगा। सो बेसिकली आपने एक प्रोसेस नहीं फॉलो करी कि आप गए, अपने ऐप खोला, अपने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, फिर आपने उसमें डिश सेलेक्ट करी, फिर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया, एंड देन यू आर वेटिंग, फिर आप पैसा दोगे और आपको खाना मिल जाएगा। सो एक प्रोसेस थी, एक के बाद एक स्टेप हो रही थी, राइट। दिस इज अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज फॉलोड बाय अस, ठीक है। सो हम क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले हैं। सो वी हैव नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक सीक्वेंस और एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं एंड देन वी ऑब्टेन द फूड। सो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है ना वो 5 स्टेप में डिवाइडेड होती है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड बाय फॉलोइंग 5 स्टेप्स: इंजेशन, digestion, absorption, assimilation, and egestion. So how do we define Holozoic mode? It is that mode of nutrition in which an organism intakes food by the process of ingestion. ये क्या हो रहा है? Intake of food. This is known as ingestion. ठीक है. Secondly, it digests the food by the process of digestion. डाइजेशन के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड और कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर है ना छोटे छोटे सेल्स हैं, तो आपने एक पूरा राइस भी खाया, एक पूरा राइस का पीस भी खाया ना, वो छोटा सा जो टुकड़ा राइस का होता है, एक दाना, वो भी आपके सेल्स के लिए बहुत बड़ा होता है। सो हमें उस राइस को भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना होता है। दूसरा, दे आर मेड अप ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हो गए, कॉम्प्लेक्स फैट्स हो गए, तो हम उनको बिल्कुल सिंपलर फैट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड into simpler substances, ठीक है। So this is digestion is breakdown of complex food into simpler substances.
Now, once you have broken down the food, so the next task is हमारी पूरी बॉडी को भी तो प्रोवाइड कराना है हमको. So हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरी बॉडी में, क्योंकि खाना तो सिर्फ पेट तक ही जाता है, राइट. सो पेट से, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कराना है, क्योंकि ब्रेन को भी चाहिए, हाथों को भी चाहिए, पैरों को भी चाहिए. सो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो वंस दिस इज यूजेबल फॉर्म, डाइजेशन के बाद क्या है, वो यूजेबल फॉर्म में आ गया. सो अब हम थर्ड प्रोसेस करेंगे, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, खाने का डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. That is absorption. Now once the cells, every cell has received this digested food, उसके बाद सेल ऐसे लेके थोड़े ना बैठ जाएंगे, वो उसको यूटिलाइज करते हैं. हमने यही पढ़ा था न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में, एक तो इनटेक ऑफ फूड हो गया इंजेशन के थ्रू, फिर यूटिलाइज करना है. तो यूटिलाइज करने के लिए यूटिलाइजेबल फॉर्म में तो लिया है, हम ब्रेक डाउन कर दिया, सेल तक पहुंचा दिया. अब यूटिलाइज का टाइम आ गया, तो इसको हम करते हैं बाय असिमिलेशन प्रोसेस. असिमिलेशन में क्या होता है, सेल्स जो है ना वो इस फूड को यूटिलाइज करते हैं टू गेट एनर्जी, ठीक है, या फिर ग्रोथ के लिए, या फिर कोई रिपेयरिंग के लिए, मतलब टिश्यूज इश्यूज में प्रॉब्लम आ जाती है तो रिपेयर करने के लिए भी वो फूड को यूज करते हैं. सो नेक्स्ट इज असिमिलेशन प्रोसेस. Assimilation is utilization of food, of absorb food by the cells for energy growth and repair. किसके लिए यूज कर रहे हैं, for energy growth and repair of various body cells or body parts. ठीक है. And lastly, once you have used the food, है ना, आपने intake कर लिया, आपने उसको utilizable form में लिया है, उसको distribute कर दिया, आपने अब उसको use भी कर लिया. अब यूज करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ फूड है ना कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता, कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है, या कई बार उनको वो वेस्ट, वो लगता है ये फूड हमारे को कोई हेल्पफुल नहीं है, वेस्ट है हमारे लिए. सो वो फूड को आपको टाइम टू टाइम रिमूव आउट भी करना पड़ता है, नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, अनडाइजेस्टेड या वेस्ट फूड इकट्ठा होता जाएगा. तो फिर वही है, अंदर अगर इकट्ठा होएगा कचरा तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलेगा. सो उसको रिमूव आउट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होती है, इजेशन. सो नेक्स्ट, इजेशन. So this is the last step of a Holozoic mode of nutrition in which the waste food or the undigested food is removed out of the body. So removal of undigested, or we can say unabsorbed food, removal of undigested food. That is basically इजेशन प्रोसेस. आई बात समझ में. सो अब अगर मैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन करती हूं, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtains food by the process of ingestion, breaks down complex food into simpler substances by the process of digestion, distributes digested food by the process of absorption, utilizes the absorbed food by the process of assimilation, and finally removes out undigested food by the process of digestion. This process is of होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो आपने देखा एक एक स्टेप हो रही है. अच्छा, मैं असिमिलेशन पहले नहीं कर सकती, अगर डाइजेशन नहीं होगा तो असिमिलेशन नहीं हो सकता, इंजेशन नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं हो सकता. सो आपने देखा एक के बाद एक प्रोसेस हो रही है, एक स्टेप हो रही है. प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलोड इन अ स्पेसिफिक मैनर. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, एक स्पेसिफिक मैनर में ही है. पहले डाइजेशन नहीं हो सकता, पहले इजेशन नहीं हो सकता, जब तक इंजेशन नहीं होगा तब तक इजेशन नहीं हो सकता. भाई क्या फेंकोगे, आपने कुछ इनटेक किया ही नहीं, आप क्या थ्रो आउट करोगे. सो वी से इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप विच अकर इन अ सीक्वेंस, उसे हम प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है. जैसे स्विगी के अंदर नहीं था, आप पहले ऐप खोले फिर रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, फिक्स था. ऐसा तो नहीं है ना, पहले आपने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया फिर आप ऐप खोल रहे हो, फिर आप पेमेंट पहले सिलेक्ट कर रहे हो फिर ऑर्डर कर रहे हो, नहीं, you don't do that, है ना. so it is always in a specific manner, एक proper series या sequence follow होती है. same happens in holozoic mode of nutrition. आई बात समझ में. and who follows holozoic mode of nutrition? human beings, dogs, cats, amoeba, they are all good examples of holozoic mode of nutrition. ठीक है. एक अमीबा सोचो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी सारी प्रोसेस करता है. अमीबा क्या है, एक यूनिसेल्युलर, एक सेल ही तो है, उसमें भी ये 5 प्रोसेस होती है फूड आने तक के लिए.
आई बात समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलें आगे. सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स दीज 5 स्टेप्स. ये 5 स्टेप्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है. ऑल दीज 5 स्टेप्स आ रहा है एवरीवन? चलें आगे. नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो हमने सारी वेराइटीज पढ़ ली, मोड्स पढ़ लिए. ठीक है, 2 मोड्स थे मेजरली. पहला ऑटोट्रोफिक, दूसरा हीट्रोट्रोफिक. फिर हीट्रोट्रोफिक में कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, उस पे 3 मोड्स थे. पहला सैप्रोफिटिक, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. दूसरा पैरासिटिक, ऑन बिंदुलाय मेहमान, या हम कह सकते हैं अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज होस्ट. एंड तीसरा होलोजोइक, इन विच द फूड इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. याद रहेगा पक्का? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. इनटेक एंड एग्जिट, ये तो याद रहेंगी, फर्स्ट एंड लास्ट. आई इंजेशन, ई इजेशन, एग्जिट. ठीक है, पहले फिर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, असिमिलेशन होगा. वील बी लर्निंग दीज डेफिनेशंस लेटर ऑन. हर प्रोसेस की डेफिनेशन है आपके. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, सबकी आपके पास डेफिनेशन आएगी व्हेन वी विल स्टार्ट विथ होलोजोइक. सो अभी हम लोग ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे मूव करते हैं. पर वैसे समझ आया व्हाट डू यू मीन बाय इंजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन? हिंदी में या सरल शब्दों में बोले, इंजेशन फूड को इनटेक करना, डाइजेशन सिंपलर सब्सटेंसेस में फूड का ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूट करना. भाई सिंपलर सब्सटेंसेस में लेके आ गए तो अब सेल्स तक पहुंचाना, सो दैट इज एब्जॉर्प्शन. फिर असिमिलेशन, यूटिलाइज करना. एंड लास्टली इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट. गॉट इट? समझ आया? चलें आगे. नाउ मूविंग अहेड, we'll start with the first mode of nutrition, which is autotrophic mode of nutrition. मैंने आपको बताया था autotrophic mode of nutrition is followed majorly in green plants. Very nice. So autotrophic mode of nutrition के अंदर एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, which is कौन से मेथड से करते हैं? फोटोसिंथेसिस. वेरी नाइस. सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ दिस इज इन ग्रीन प्लांट्स. तो इसके अंदर पता है क्या, इस हेडिंग के अंदर हम लोग फोटोसिंथेसिस को इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस नाउ? What do you mean by photosynthesis? हम इसको डिफाइन करते हैं. So again it is a process. Process मतलब sequence of steps होंगे, specified manner मतलब specified sequence में होंगे, fixed pattern में होंगे. ठीक है, so it is a process in which who performs it? Green plants. Very nice. So the process in which green plants क्या करते हैं photosynthesis में? Very nice. Prepares their own food or makes their food with the help of what? What are the raw materials? With the help of sunlight. Along with raw materials, carbon dioxide, water and sunlight. In the presence of sunlight. Using carbon dioxide and water and in the presence of sunlight. So अब हम इसको थोड़ा सा ब्यूटिफाई कर लेते हैं पूरी को. So photosynthesis is a process in which green plants prepare their own food with using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. This process is known as photosynthesis. समझे? फोटोसिंथेसिस डिफाइन कर सकते हैं. 3-4 चीजें ध्यान रखनी है आपको इसमें. फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है. ग्रीन प्लांट्स करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एंड एक और चीज यूज करते हैं, वेरी नाइस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल होना जरूरी है. वैसे तो ग्रीन प्लांट्स लिखते हैं तो क्लोरोफिल ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, बट स्टिल वी राइट इन द डेफिनेशन एज वेल, क्योंकि इसके चारों रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं इसलिए. ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. राइट नाउ इधर से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग है ना एक केमिकल इक्वेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो हम क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं. क्या यूज करके बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर यूज करके बना रहे हैं। और आपको पता है ग्रीन प्लांट्स आपको ऑक्सीजन देते हैं। सो ये जो ऑक्सीजन है ये भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही निकलती है। सो देयर इज वन केमिकल इक्वेशन विच इज यूज टू रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस। सो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2। देखिए ये जो कार्बन, ये CO2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और फिर ये जो एरो के ऊपर लिखते हैं ना ऊपर नीचे हम, ये मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको कभी जैसे एनर्जी लो फील करते हैं या किसी पर्सन के ऑपरेशन वगैरह होता है तो, या पर्सन जैसे डिहाइड्रेट होकर गिर गया, चक्कर आ रहे हैं या उसको कमजोरी है, तो आपने सुना होगा डॉक्टर उसको बोलते हैं ग्लूकोज चढ़वा लो। आप बीमार हो तो आपके पता है ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ जाती है एक। क्यों ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी लो है, ठीक है। अब आप अगर कॉम्प्लेक्स फूड खाओगे, आपको ऑपरेशन हुआ है या आप बीमार हो गए हो, तो डॉक्टर नहीं बोलता दलिया खिचड़ी खाओ जो इजीली हो जाए, खाने में आ जाए, या फिर है ना बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज चढ़ाने का लॉजिक क्या है पता है? ग्लूकोज सबसे सिंपल फूड है, द सिंपलेस्ट फूड विच कैन बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड, मतलब उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो, डायरेक्टली कंज्यूम करो ऐसा टाइप, ठीक है। सो ये ग्लूकोज आपको इसीलिए बोला जाता है डॉक्टर चढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या एनर्जी की बहुत कमी है, आपको ऑपरेशन हुआ होगा या आप बहुत बीमार हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो हमने क्या किया आपको डायरेक्टली ग्लूकोज प्रोवाइड करा दिया जिससे आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आ जाए। अगर हम आपको रोटी खाने बोलते हैं तो क्या होता? आप रोटी खाते, आपकी बॉडी कुछ एनर्जी वेस्ट करती उस रोटी को ब्रेक डाउन करने में और फिर सेल्स तक पहुंचाने में, तो अभी क्या ग्लूकोज चढ़ा दिया, एनर्जी ब्रेक डाउन में वेस्ट नहीं हुई, सप्लाई में वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि सीधे आपके खून में गया, खून से सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी वेरी इंस्टेंटली, इसीलिए बोला जाता है वो ग्लूकॉन डी के ऐड होते हैं ना, प्रोवाइड्स एनर्जी इंस्टेंटली एकदम से। सो वो लॉजिकली भी ठीक है, पर हाँ ऐसा नहीं होता है, मतलब सीधे पीते ही नहीं हो जाता है, इट टेक्स टाइम, बट हाँ इट प्रोवाइड्स एनर्जी इंस्टेंटली। द रीजन वाई ग्लूकोज चढ़ा जाता है अभी समझ आया? चीनी का पानी नहीं तो आप बोल दो मैम ऐसा करो ना यार दूध चढ़ा दो, दूध भी तो एनर्जी देता है, नहीं, पर दूध को ब्रेक डाउन करने में फिर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, दूध तो कॉम्प्लेक्स है तो हमको उसको फिर से एनर्जी यूज करनी पड़ेगी उसके ब्रेक डाउन में। सो वी डायरेक्टली पुट ग्लूकोज। सो इसीलिए प्लांट्स है ना ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट फूड, और प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ इसको हम लोग लेबल करते हैं। कई बार आप बहुत सी बुक्स के अंदर है ना एक और इक्वेशन देखोगे, मैं आपको बता दूंगी वो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस यू नो है ना, दिस इज वाटर, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज ऑक्सीजन, करेक्ट? यही होता है ऑक्सीजन। अच्छा बताओ ये ऑक्सीजन तो फ्री में मिल गया भाई, प्लांट में मतलब प्लांट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था फोटोसिंथेसिस करने का? खाना बनाना, तो खाना तो ग्लूकोज था, तो ऑक्सीजन तो फ्री में मिला है। सो इसीलिए पता है क्या, ऑक्सीजन हमने मेन एम नहीं किया था, मेन प्रोडक्ट तो हमारा क्या था? C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्लूकोज बनाना। तो मेन प्रोडक्ट मैं जो चाह रही थी वो तो क्या बनना चाहिए था? ग्लूकोज। ऑक्सीजन फ्री में मिल गया, तो इसे पता है क्या बोलते हैं? द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। गिव द मेन प्रोडक्ट, अगर मैंने आपसे पूछा मेन प्रोडक्ट, ठीक है, मेन प्रोडक्ट, सो मेन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। ये भी 1 मार्क में पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है बाय प्रोडक्ट, दिस इज ऑक्सीजन। ये फ्री में मिला है आपको, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा अब आप कई जगहों पर है ना, मैंने आपको बोला फोटोसिंथेसिस के आप एक और, अच्छा यू आर कॉपिंग इट, फोटोसिंथेसिस की आप कई बार ये वाली भी इक्वेशन देखोगे, ऑल्दो दे बोथ आर सेम। सी इट इज 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6
प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अभी देखो 6H2O, जस्ट सी, एक सेकेंड, प्लस 6, अब एक बार मुझे आप बताओगे क्या कहना चाह रहा है प्लस 6H2O साथ में देके? वाटर भी रिलीज हो रहा है। सो बेसिकली मैंने क्या किया, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनटेक किया, ठीक है, फिर साथ में मैंने 6 रिलीज कर दिया, तो अल्टीमेटली मैंने यूज कितना किया, 6 ही यूज किया। तो मैंने जो पहले वाली इक्वेशन लिखी थी उसमें मैंने यही लिखा था, 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कॉपी कर लेंगे, C6H12O6 प्लस 6O2। सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन सिर्फ 6 का ही था ना, ये इसकी इक्विवेलेंट ही है, इट इज इक्विवेलेंट, ठीक है। दीज आर टू सेम इक्वेशंस ओनली, बस ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, द नीचे वाला वर्जन इज सिंप्लीफाइड वर्जन, गॉट इट। वो अल्टीमेटली वो समझ आ रहा है आपको कैसे, 6 12 दिए हमने, 6 वापस आ गए, तो अल्टीमेटली हमने 6 यूज किए। सो वी ऑलवेज राइट लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। अगेन अब मैं यहाँ से ना 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, बहुत बार पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस से। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। सेकेंड, give the balanced chemical equation for photosynthesis. Third, what is the byproduct of photosynthesis? byproduct बहुत बार पूछा जाता है, 1 मार्क में भी पूछा जाता है अलग से भी, और कभी किसी क्वेश्चन में कंबाइंड भी पूछा जाता है। सो byproduct ध्यान रखेंगे, what is the byproduct of photosynthesis? It is oxygen, right? याद रहेगा, O2 गैस भी लिख देते कई जने, पर ऑक्सीजन लिखेंगे तो सही रहता है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे अब पता है क्या, ये जो आपने ग्लूकोज बनाया, हम लोग खाना बनाते हैं कितनी बार, तो ऐसा तो है नहीं हमारा जितना खाना बनाया हम उतना ही यूज कर लेते हैं, होता है ऐसा। मम्मी जनरली थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाती है, कभी जैसे आप 2 रोटी खाते हैं तो कई बार मम्मी हमेशा एक एक्स्ट्रा चपाती बना के रखती है कि बाई चांस आपको भूख लग जाए, या आज आपकी फेवरेट सब्जी है तो आप एक एक्स्ट्रा खा लें। सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मोर। सो प्लांट्स के केस में भी ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं जितना उन्होंने ग्लूकोज बनाया उतना यूज हो जाए, तो प्लांट्स भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। सो कुछ जो बनाया है वो तो यूज हो गया, मतलब जितना प्लांट्स, सबको जितनी भूख थी उतना खा लिया, ठीक है, अब थोड़ा ग्लूकोज बच गया। सो दिस रिमेनिंग ग्लूकोज और लेफ्ट आउट ग्लूकोज ये वेस्ट नहीं है, तो इसको बाहर थ्रो नहीं किया जाएगा, ये तो यूजफुल है यार, ग्लूकोज इज यूजफुल। हाँ अभी मेरा पेट भरा हुआ है भाई, आपकी मम्मी ने पनीर की सब्जी बनाई, आपने सुबह खा ली, ठीक है, पर थोड़ी ज्यादा बन गई, ठीक है, तो मम्मी क्या करती है, उसको फ्रिज में रख देती है so that it does not get contaminated, या गंदी खराब नहीं हुए, ठीक है, डिके नहीं हुए, ठीक है। सो योर मदर डज कि वो फ्रिज में रख दिया, वो खराब नहीं हो गया और आप उसको लेटर ऑन यूज कर सकते हो, करेक्ट। प्लांट्स भी ऐसा ही कुछ करते हैं, ग्लूकोज जो बच गया ना उसको वो क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके रख देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टार्च। सो स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ प्लांट्स, स्टोरेज के लिए स्टार्च यूज होता है, फिर जब उनको वापस भूख लगी तो वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और खा लेंगे। अभी ग्लूकोज नहीं चाहिए तो ग्लूकोज को ग्लूकोज की तरह नहीं रखते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। जैसे कई बार होता है, आपने एप्पल कटवा तो ली कि मम्मी मैं एप्पल खाऊंगी, और मम्मी ने आपको एप्पल सुधार के दे दी, ले भाई खा ले। अब क्या आपका मूड चेंज हो गया, आपने 1-2 फांक खाई, उसके बाद आपने मना कर दिया, मैं नहीं पी रही मम्मी प्लीज, मैं नहीं खा रही, सॉरी छोड़ दो। तो मम्मी बोलती है ऐसे मैं वेस्ट थोड़ी ना करूंगी एप्पल, सही भी बात है, पूरी एक एप्पल आपको कट करके दी है और आपने सिर्फ 2 फांक खाई है, तो बाकी फांके हम फेंकेंगे तो है नहीं, और मम्मी को खाना नहीं है। सो व्हाट मम्मी डज, मम्मी कई बार क्या करती है, उस एप्पल का एप्पल शेक बना देती हैं और फ्रिज में रख देती हैं, अब तू जब फ्री हो तो तू पी लेना। सो अगर मम्मी एप्पल फ्रिज में रखती तो वो तो पीली हो जाती, ब्राउनिश हो जाती है, एप्पल बाहर रखते हैं हम लोग तो ब्राउन हो जाती है, बट एप्पल शेक ब्राउन होता है क्या, नो। व्हाट शी डड, उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एप्पल को, एप्पल सिंप्लीफाइड थी, उसमें दूध मिला के उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया, कॉम्प्लेक्स करके फ्रिज में रख दिया, अब वो खराब नहीं होगा। अब तुम्हें जब भूख लगे वो एप्पल शेक निकालना, पी लेना, फ्री, ठीक है। सो दिस इज हाउ शी डज, राइट। सेम हमारे साथ भी होता है, प्लांट्स के साथ भी ऐसे ही होता है। सो जितना ग्लूकोज बनाया वो सारा यूज नहीं करते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स एंड दिस स्टोर्ड फूड इज नोन एज स्टार्च। सो आप कभी भी प्लांट के अंदर जाएंगे तो आप स्टार्च को सर्च करेंगे, ग्लूकोज आपको कभी प्लांट में नहीं मिलेगा ऐसे फ्री, वो तो जितना बनता है उतना एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर बचावा स्टार्च में कन्वर्ट होता है। सो आप सोचो कि मैं प्लांट में जाऊं और ग्लूकोज ढूंढूं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, नहीं,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, वो तो बनते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एंड रिमेनिंग इज स्टोर्ड एज स्टार्च. सो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स. स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स is starch. Very important. 1 mark question again. The stored food in plants is known as starch. How do plants store food? They store food with the help of or in the form of starch. आई बात समझ में? Now moving back इधर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑटोट्रोफिक मोड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. So देखिए, the process by which green plants make their own food like glucose with carbon dioxide and water by using sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. Very important, the definition of photosynthesis. फिर हमारी photosynthesis process को हमने explain कर दिया with the help of a balanced chemical equation. 6CO2 plus 6H2O plus light energy gives chlorophyll. In the presence of chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2. Now here आप देख सकते हैं oxygen is released during photosynthesis. The process of photosynthesis takes place in the green leaves of the plants. The food is prepared by the green leaves of the plant in the form of simple sugar called glucose. This glucose is sent to different parts of the plant. ये तो आपको पता है. Now the extra glucose is changed into another food called the starch, which is another type of carbohydrate only. ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट होता है. द स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स एंड द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स. आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ वी डू फोटोसिंथेसिस. नाउ नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद द स्टेप्स. मैंने आपको बोला ना फोटोसिंथेसिस एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, तो कैसे खाना बनाते हैं प्लांट्स, वी विल बी सीइंग द प्रोसेस. एक्चुअली ये पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही आपको समझाई हुई है इस पूरे में न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में. तो हम लोग फोटोसिंथेसिस को इन डिटेल पढ़ेंगे. ऑलराइट, याद रहेगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स हैं. कौन कौन सी हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. राइट, और फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस की हमको डेफिनेशन अलोंग विद केमिकल इक्वेशन याद करनी. बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन. व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट? Stored food in plants? Starch. Very nice. That's all for today. See you all tomorrow. Thank you. Bye-bye.